हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आज जिस कॉन्टिनेंट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है। इसका नाम है एशिया महाद्वीप। आप पाएंगे कि एशिया महाद्वीप हर वक्त चर्चा में रहता है। यहां पर आने वाले देश जैसे कि इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, रशिया हो। वैसे तो रशिया 70% एशिया महाद्वीप में आता है, परंतु पॉलिटिकली ये अपने आप को यूरोप महाद्वीप का भाग बनाता है। यानी कि ये दावा करता है कि भाई मैं अब यूरोप महाद्वीप का भाग हूं। भले ही मेरा 70% एरिया एशिया महाद्वीप में आता है, परंतु मेरी जो जनसंख्या है, मेरी जो आबादी है, ये 70% आबादी मेरी यूरोप में रहती है। इसलिए मेरा जो इन्फ्लुएंस है ये यूरोप में ज़्यादा रहता है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि इंडिया, चाइना, रशिया, ये एशिया महाद्वीप की 3 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि स्वयं को इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाती हैं। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के डिस्प्यूट भी देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि यदि हम चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं तो चाइना और यूएसए डिस्प्यूट के बारे में आपको शायद पता होगा। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप सर ये यूएस की गद्दी पर विराजमान हुए हैं, और जब से ये विराजमान हुए हैं तो आपको यूएस और चाइना के मध्य जो डिस्प्यूट है इसमें एक नया एंगल देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम टैरिफ वॉर के नाम से आज वर्तमान में जान रहे हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा कि जो चाइना है इसका परम मित्र माना जाता है रशिया, और परम शत्रु माना जाता है इंडिया। यानी कि इंडिया और चाइना की बिल्कुल नहीं बनती। और इसी परिप्रेक्ष्य में याद रखें कि इंडिया और रशिया भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे मित्र माने जाते हैं। यानी कि इन तीनों का जो सिनेरियो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको आप समझते हैं जियोपॉलिटिक्स में। अब यहां पर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का भी एक अलग सिनेरियो निकल के आता है, जिसको आज हम इस क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। इससे पहले के जो वीडियोस हैं इसमें हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप को अच्छे से कवर किया है। इनकी नदियों के बारे में जान लिया है। यहां पर कौन कौन से ज्योग्राफिकल एंगल्स हैं उनके बारे में जान लिया है। तो सबसे पहले जब मैं एशिया महाद्वीप आपके साथ स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले तो मैं इसकी मैपिंग आपको बताऊंगा, और फिर हम साउथ ईस्ट एशिया के बारे में डिस्कस करेंगे, अरेबियन पेनिनसुला के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जब ये डिस्कशन हो रहा होगा तो यहाँ पर आने वाले जो सागर हैं, जो सीमांत सागर हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। और फिर हम एशिया महाद्वीप के अंदर प्रवेश करेंगे कि भाई यहाँ पर आने वाले पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें कौन कौन सी हैं, इसको हम कवर करेंगे। वीडियो की लेंथ नो डाउट थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट डेडिकेटेड स्टूडेंट के लिए वीडियो की लेंथ कोई मायने नहीं रखती। आप इसको 2-3 जितने भी पार्ट्स में देखना चाहें उतने पार्ट्स में देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले यदि आप एशिया महाद्वीप का मैप ड्रॉ करेंगे तो ये मैप प्रारंभ होता है अफ्रीका महाद्वीप में, जहां पर आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखने के लिए मिलेगा। ये लाल सागर, फिर बाबल मंडेब और अदान की खाड़ी, यहां पर आएगा फारस की खाड़ी वाला एरिया। ये आता है हमारा द ग्रेट इंडिया, और आगे की ओर जब आप आते हैं तो ये आता है साउथ ईस्ट एशिया वाला भाग, एंड देन यहाँ पर कोरियन कंट्रीज, और इसके ऊपर आपको दिखाई देता है कामचटका का प्रायद्वीप, यानी कि कामचटका का पेनिनसुला। यहाँ पर पूरा साइबेरिया वाला क्षेत्र है। यहाँ आर्कटिक महासागर के कुछ सीमांत सागर जैसे कि बेरेंट सागर, लेप्टिव सागर, कारा सागर वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। ये मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा। और फिर यहाँ पर एक यूराल पर्वत है, जिसके बारे में यूरोप में डिस्कशन हुआ था कि यूराल पर्वत एक्चुअली इस यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से सेपरेट करता है। साथ ही साथ जब आप नीचे की ओर आते हैं तो देखिए, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और साइड कर देता हूं ताकि एशिया महाद्वीप यहाँ पर पूरा कवर हो जाए। इसमें स्लाइड्स ज़्यादा रहेंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको ये PDF डाउनलोड करनी हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल अभिषेक कुमार ज्योग्राफी पर जाकर इससे पूरी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी। यहाँ पर आप जाइएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जो प्रीवियस वीडियो की PDF है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि यदि मान लीजिए इस वीडियो के साथ आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि इस वीडियो के साथ आपको आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप उस PDF को देखकर नोट्स बना सकें। ठीक है, पर नोट्स आप बनाइएगा अवश्य। देखिएगा भाई, अब मैं इसकी शेडिंग कर देता हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल मानी जाती है ना। अब एग्जाम में इतना टाइम कैसे होगा कि आप शेडिंग करें, तो भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। यानी कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको ये मैपिंग बनती जाएगी, ठीक है, या फिर बनने लगेगी। तो यहाँ पर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, जब इस प्रकार से, तो देखिए आपको इस प्रकार से ये शेडिंग कुछ कंप्लीट करनी है। जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो एशिया महाद्वीप को कंप्लीटली बनाने के लिए, अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं। नीचे की ओर जब आप आएंगे तो यहां पर आपको एक आइलैंड नेशन या फिर द्वीपीय देश देखने के लिए मिलेगा। इसे नाम दिया जाता है भाई इंडोनेशिया। इसके कुछ आइलैंड है जैसे कि सुमात्रा,
जावा, यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई देता है बाली, और जब आप ऊपर की ओर आते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आएगा बोर्नियो आइलैंड। ठीक है, ये 4 द्वीप इंडोनेशिया के परिप्रेक्ष्य में, इंडोनेशिया के संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये इसको आप इस प्रकार से कवर कर लीजिएगा, इसमें भी शेडिंग कर लीजिएगा, और याद रखें कि ये जो इंडोनेशिया महाद्वीप है इसके बारे में मैं अभी नोट्स भी बनवाऊंगा आपको। आप याद रखें कि ये एशिया महाद्वीप का एक ऐसा देश है जो कि उत्तरी गोलार्ध में भी आता है और दक्षिणी गोलार्ध में भी आता है, या फिर यूं कहा जाए कि एकमात्र ऐसा देश है जो कि उत्तरी गोलार्ध में भी आपको मौजूद देखने के लिए मिलेगा और दक्षिणी गोलार्ध में भी यह आपको मौजूद देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा कोई भी देश एशिया महाद्वीप का ऐसा नहीं है जो कि उत्तरी के साथ साथ दक्षिणी गोलार्ध में भी आता हो। ऐसा क्यों है भाई? तो यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है। मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप से तीनों ही जो इंपॉर्टेंट रेखा है, यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और साथ ही साथ भूमध्य रेखा, ये गुजरती हैं, और एशिया महाद्वीप के कुछ ही देशों को टच करती है एक्चुअली भूमध्य रेखा, जिनमें से एक देश है हमारा इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का ये जो जावा और सुलावेशी वाला जो क्षेत्र है, यानी कि सुमात्रा, जावा और बाली वाला जो एरिया है, असल में ये इंडोनेशिया को क्रॉस करते हुए दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि इंडोनेशिया एकमात्र ऐसा देश है एशिया महाद्वीप का जो कि उत्तरी के साथ साथ दक्षिणी गोलार्ध में भी है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि ये इंडियन ओशन में मौजूद, या फिर एशिया महाद्वीप में मौजूद, या फिर वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो वर्ल्ड के दृष्टिकोण से भी ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह है। ठीक है, द्वीपीय देश मैंने नहीं बोला। यदि द्वीपीय देश की आप बात करेंगे तो इसमें ग्रीनलैंड भी आएगा, इसमें आपको मेडागास्कर भी देखने के लिए मिलेगा यदि आप इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं तो, है ना। यहाँ पर मैं द्वीप समूह की बात कर रहा हूँ। अब देखिएगा, यह इंडोनेशिया, जब आप इसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है ताइवान, इसके ऊपर आपको दिखाई देता है जापान वाला सेक्शन, और जापान के 4 आइलैंड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू और साथ में होन्शु आइलैंड। ठीक है, ये 4 आइलैंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से मैंने बोला? होन्शु, शिकोकू, क्यूशु और साथ ही साथ होक्काइडो। अब इन आइलैंड्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर आपको बेरिंग द्वीप समूह देखने के लिए मिलेंगे जो कि असल में आर्केपेलागो हैं, और साथ ही साथ यह है इंडियन ओशन वाला एरिया। यहाँ पर आपको भारत के कुछ द्वीप समूह देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि एक आता है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा लक्षद्वीप समूह वाला सेक्शन। इसके नीचे मालदीव, मिनिकॉय और साथ ही साथ यहीं पर आपको मॉरिशस भी देखने के लिए मिलेगा। ये समस्त द्वीप समूह आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन रहेगा ये असल में साउथ ईस्ट एशिया को लेकर रहेगा, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया ही असल में वो स्थान है एशिया महाद्वीप का जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है। यहाँ के जो देश हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यदि इस एरिया की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो चाइना है ये अपना डोमिनेंट स्थापित करता है। अब ये डोमिनेंट किस प्रकार से स्थापित करता है तो उसके लिए याद रखिएगा, जस्ट अ सेकेंड, कई बार मैप को मालूम नहीं क्या हो जाता है, मुझसे भी गलतियां होती हैं। ठीक है, तो जब आप इस प्रकार से आएंगे तो यह है साउथ ईस्ट एशिया वाला भाग। भाई यहाँ पर आपको साउथ चाइना सी देखने के लिए मिलेगा, इसके ऊपर आपको मिलती हैं कोरियन कंट्रीज। अब इसको जब मैं कंप्लीट करता हूं तो फिर यहाँ पर कामचटका का प्रायद्वीप, खैर इसकी आवश्यकता हमें नहीं है, मैं इतना ही मैप यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। यदि आप वैसे साउथ ईस्ट एशिया को देख रहे हैं तो साउथ ईस्ट एशिया में ना ही कोरियन कंट्रीज को शामिल किया जाता है और ना ही कामचटका प्रायद्वीप को शामिल किया जाता है, और इवन भारत को भी शामिल नहीं किया जाता। भारत का जो एक स्पेसिफिक एरिया है केवल और केवल उसे यहाँ पर शामिल किया जाता है, परंतु मैंने यहाँ पर भारत बना दिया है। कारण यह है कि यहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये असल में साउथ ईस्ट एशिया में काउंट किए जाते हैं, और भारत का जो ईस्टर्न पार्ट है जो कि असल में बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, इसको कई सिनेरियो में आप पाएंगे कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का भाग माना जाता है। तो इसीलिए मैंने यहां पर भारत को भी ड्रॉ कर दिया है। वापस से यहां पर मैं इंडोनेशिया को ड्रॉ कर रहा हूं। अब जरा देखिएगा, यहां पर आपको बोर्नियो आइलैंड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, जो कि इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। मैंने यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट बोले हैं, उन कॉन्सेप्ट को मैं अलग से भी आपके साथ नोट डाउन करूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस मैप को भी कंप्लीट करते हैं। तो जो आप इस मैप को देखते हैं तो अब देखिएगा, इसके बारे में मैं एक एक बातें बताना चालू करता हूं। इसको मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूं, इसकी लोकेशन यहीं पर है जहां पर मैंने पहले बताया था, परंतु इसको मैं थोड़ा सा दूर बना रहा हूं। कारण यह है कि यहां पर मुझे बहुत सारी चीजें नोट डाउन करना है, ठीक है भाई। तो असल में याद रखिएगा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंडोनेशिया की, और
उससे पहले एशिया के बारे में, यानी कि एशिया भाई फैक्चुअल डेटा के तौर पर जनसंख्या और साथ ही साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। पहली बात, यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो चाइना और साथ में इंडिया, जो कि वर्ल्ड की दो सबसे बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी कंट्रीज हैं, ये भी आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगी। अब चूंकि इंडिया की जो गवर्नमेंट है इसने ऑफिशियली तौर पर यह डिक्लेयर नहीं किया है कि इसकी पॉपुलेशन वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, इसीलिए आज भी हम वर्तमान में चाइना को सबसे पहले नंबर पर देखते हैं और साथ ही साथ दूसरे नंबर पर हम देखते हैं इंडिया को। यदि आप देखोगे कि वर्ल्ड की 7 लार्जेस्ट कंट्रीज कौन सी हैं, तो इसमें जो 3 कंट्रीज हैं वो एशिया महाद्वीप की हैं। पहले नंबर पर आता है रूस, फिर आता है कनाडा, फिर आता है चीन, फिर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर आता है ब्राजील और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया और देन आता है इंडिया। इसमें से यदि आप 3 कंट्रीज को देखते हैं, यानी कि रूस, चीन और इंडिया, ये आपको एशिया महाद्वीप में ही लोकेटेड देखने के लिए मिलेंगी। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि ऐसे कई और फैक्चुअल डेटा हैं, समय रहते मैं उनको कवर करूंगा। यानी कि भाई यहाँ पर कई बातें, जैसे कि ताइवान है या फिर ताइवान की राजधानी ताइपेई है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ताइवान पर चाइना अपना इन्फ्लुएंस बताता है या फिर चाइना अपना अधिकार बताता है, इसका भी मेन कारण हम समझेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं इंडोनेशिया की। जब आप इंडोनेशिया को देखते हैं तो इसके बारे में सबसे पहले याद रखें कि भाई वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है ये, यानी कि इसमें द्वीपों की संख्या लगभग आप देखेंगे कि 5 या 6 हजार के आसपास है। इसमें से आधे से अधिक द्वीपों पर मानव अधिवास आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और यदि इसके इंपॉर्टेंट आइलैंड्स की हम बात करते हैं तो याद रखना कि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड है दैट इज सुमात्रा। और सुमात्रा क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं आपको बताऊंगा। सुमात्रा के बाद आता है जावा। जावा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई जावा पर इसकी राजधानी जकार्ता आपको मौजूद देखने के लिए मिलेगी। और याद रखें कि वर्ल्ड में जो वैश्विक तापन हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण इंडोनेशिया अपनी राजधानी को अर्थात जकार्ता को शिफ्ट करने का प्रयास कर रहा है। और शिफ्ट कर रहा है जिस आइलैंड पर, याद रखिएगा उसका नाम है बोर्नियो आइलैंड। अब यहां पर उसके बारे में भी हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले सुमात्रा, जावा, फिर आता है यहाँ पर बाली आइलैंड, ये टूरिस्ट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ फिर आता है यहाँ पर बोर्नियो आइलैंड। अब देखिएगा कि जो जावा आइलैंड है और साथ ही साथ जो हमारा सुमात्रा आइलैंड है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यदि मैं सुमात्रा के बारे में डिस्कस करता हूं तो याद रखो जहां पर आपको सुमात्रा देखने के लिए मिल रहा है वहीं पर आपको एक जलसंधि देखने के लिए मिलेगी या फिर एक जलडमरू मध्य देखने के लिए मिलेगा। इस जलडमरू मध्य को नाम दिया जाता है मलक्का जलसंधि या फिर मलक्का जलडमरू मध्य। अब ये जलसंधि क्या होती है तो मैंने के साथ पहले ही ये बात साझा कर ली है कि असल में यदि आप जलसंधि की बात करते हैं तो एक नैरो शैलो सी होता है जो कि 2 महासागरों 2 सागरों को आपस में कनेक्ट करने का कार्य करता है। यानी कि यहां पर आपको मलक्का जलसंधि देखने के लिए मिलेगी। और ये मलक्का जलसंधि असल में किस किस सागर को कनेक्ट करती है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा एरिया है इसको नाम दिया जाता है भाई थाईलैंड की खाड़ी वाला एरिया। और खाड़ी क्या होती है तो असल में एक ऐसा एरिया जो कि 3 ओर से जलखंड से घिरा होता है या फिर एक ऐसा सागरीय क्षेत्र या फिर एक ऐसा जलखंड जो कि 3 ओर से स्थलखंड से घिरा होता है, इसको नाम दिया जाता है थाईलैंड की खाड़ी। इसको नाम दिया जाता है खाड़ी और यह है थाईलैंड की खाड़ी। यदि आप इसको देखेंगे तो 3 ओर से स्थलखंड से ही घिरी हुई है। और इस थाईलैंड की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी की सागर से या फिर जो भाग है इंडियन ओशन का उससे कनेक्ट करती है ये मलक्का जलसंधि। और याद रखें कि इंडियन ओशन जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से और साथ ही साथ याद रखिएगा कि ये व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इंडियन ओशन को देखेंगे तो ब्रिटेन, यूएसए जैसे देश ये आरोप लगाते हैं भारत पर कि इंडियन ओशन पर अपना कंट्रोल करके रखता है भारत, जो की बात बहुत हद तक सही भी है। और यदि ये हम सही इसलिए दावा करते हैं क्योंकि भाई यदि आप देखोगे इंडियन ओशन को तो इंडियन ओशन के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला जो देश है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही है। अब पाकिस्तान भी होता है और बाकी सभी देश भी इसके साथ सीमा साझा करते हैं, परंतु जो कंट्रोल की बात कही जाती है इसलिए है क्योंकि भारत से ही दूर इसके एक द्वीपीय देश में इसके एक द्वीप समूह भी है जिसको अंडमान कहा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और दूसरी ओर आपको लक्षद्वीप देखने के लिए मिलेगा। तो जो एनक्लोज संधि है, एनक्लोज समझौता है, इसका हमको बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है। और साथ ही साथ कई देशों के द्वारा ये दावा भी किया जाता है और साथ ही साथ कई देशों के द्वारा ये हमको चुनौती भी दी जाती है कि सर आप ये जो एनक्लोज समझौता है इसके लिए अपना एक स्थलखंड बनाएं। यानी कि हमको एनक्लोज समझौते का लाभ अंडमान निकोबार से भी मिलता है और हमारी मुख्य भूमि से भी मिल जाता है।
एनक्लोज समझौता एक ऐसा समझौता है जिसके द्वारा हर वो देश जो कि किसी न किसी सागर या फिर किसी न किसी महासागर के साथ सीमा साझा करता है, इसको सागरीय क्षेत्र पर कुछ अधिकार मिलते हैं। 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और साथ ही साथ 200 नॉटिकल मील तक के एरिया में, 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र में आपको सेम उसी प्रकार से राइट दिए जाते हैं जितना अधिकार आपको अपने अंदरूनी क्षेत्रों या फिर आंतरिक क्षेत्रों पर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए या फिर दिल्ली से आप केरला जाने के लिए किसी भी पासपोर्ट, किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं करते, सेम उतना ही अधिकार आपको 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र में मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से यदि आप 12 नॉटिकल मील से बाहर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी। ठीक है, और 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र में जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। यानी कि जो मछुआरे हैं या फिर जो बिजनेस से संबंधित, जो व्यापार से संबंधित लोग हैं, केवल वे लोग यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। अदर यदि कोई लोकल व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश करना चाहता है तो उसको परमिशन नहीं दी जाती है। या फिर कोई ऐसा टूरिस्ट है जो प्रवेश करना चाहता है, R&D करना चाहता है, साइंटिस्ट है, तो वो परमिशन लेकर जा सकते हैं। ठीक, और 24 नॉटिकल मील के बाद वाला जो क्षेत्र है, यहां पर केवल और केवल टेरिटोरियल आर्मी जा सकती है। यानी कि रिसर्चकर्ता को जाने के लिए भी यहां पर परमिशन की आवश्यकता होगी। तो ये 3 क्षेत्रों में हमने सागरीय क्षेत्र को विभाजित कर रखा है। और 200 नॉटिकल मील के बाहर का जो एरिया आता है, इसको कहा जाता है ओपन सी, यानी कि खुला समुद्र। ठीक है, यहां पर सभी देशों का पर्याप्त अधिकार, सभी देशों का समान अधिकार होता है। तो यहां पर याद रखिएगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के परिप्रेक्ष्य में यह बात कही जाती है कि एनक्लोज समझौते का लाभ एक तो इंडिया को की मुख्य भूमि से मिलता है, दूसरा यहां पर मौजूद जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और साथ ही साथ जो लक्षद्वीप समूह है, इनके द्वारा भी ये लाभ इंडियन सब कॉन्टिनेंट को मिलता है, जो कि बात सत्य भी है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि यहां पर आपको बंगाल की खाड़ी सागर देखने के लिए मिलेगा, दैट इज बे ऑफ बंगाल। और बंगाल की खाड़ी सागर में ही भारत के द्वीपीय समूह स्थित हैं, इनको कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां पर मैं उनको ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, परंतु याद रखिएगा कि यहीं पर उनकी लोकेशन है। और जब आप इस साइड आते हैं तो यहां आपको एक और देश देखने के लिए मिलेगा या फिर एक और सागर देखने के लिए मिलेगा। इस सागर को नाम दिया जाता है भाई अंडमान सागर वाला एरिया। ठीक है, दैट इज ये हमारा अंडमान सागर वाला क्षेत्र। तो असल में याद रखिएगा कि ये जो मलक्का जल संधि है, ये अंडमान सागर को दक्षिण चीन थाईलैंड की खाड़ी से जोड़ने का कार्य करती है। और यहीं से ये जो चाइना है, ये व्यापार कर पाता है। परंतु याद रखें कि वर्तमान में बहुत सारे सागरीय क्षेत्रों को लेकर डिस्प्यूट बहुत सारे देशों के मध्य है, जिनमें से एक मलक्का जल संधि भी है। और मलक्का जल संधि का सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहता है बहुत ही ज्यादा तेजी से, कौन? चाइना। और इसके लिए याद रखें कि चाइना ये सब्स्टिट्यूट बना भी चुका है। और ये सब्स्टिट्यूट क्या कहलाता है? तो यानी कि दूसरा मार्ग, कि यदि भविष्य में ये मलक्का जल संधि बंद हो गई या फिर किसी भी तरीके से कोई अन्य देश आकर यहां पर कब्जा कर लेता है, तो इस स्थिति में चाइना क्या करेगा? क्योंकि याद रखें कि चाइना के लिए व्यापार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना कई प्रकार के ऑपरेशंस भारत के लिए चलाता है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल हो, स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर हो, है ना, OBOR हो, यानी कि वन बेल्ट वन रूट परियोजना हो, ये सब कुछ चलाता है। चाइना किसी भी हालत में ये नहीं चाहता है कि भाई मेरा व्यापार बंद हो किसी भी एरिया से, यानी कि ना ही स्थल खंड से और ना ही जल खंड से, क्योंकि व्यापार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के सिनेरियो में यदि हम USA और चाइना के रिलेशन की बात करते हैं तो याद रखना कि टैरिफ वॉर दोनों के मध्य छिड़ी हुई है। दोनों एक दूसरे पर टैक्स लगा रहे हैं कि भाई आप हमारा सामान हमारे यहाँ नहीं बेचेंगे, USA का सामान चाइना नहीं आएगा, चाइना का सामान USA नहीं आएगा, और यदि आएगा तो उस पर हम बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्स लगा देंगे। इस टैरिफ वॉर के संदर्भ में यदि आप देखेंगे तो चाइना खड़ा हुआ है और इसका सामना कर पा रहा है। इसका एक मेन कारण है कि चाइना का जो बाजार है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। और इसीलिए चाइना कभी भी नहीं चाहता कि मेरा व्यापारिक मार्ग बंद हो। व्यापारिक मार्ग बंद हुआ तो व्यापार बंद हो जाएगा। इसके लिए याद रखिएगा कि चाइना एक और यहां पर स्थमस या फिर इसको कहा जाए कि स्थल डमरू मध्य को डेवलप कर रहा है, और इस स्थल डमरू मध्य को नाम दिया जाता है क्रा स्थमस या फिर क्रा स्थल डमरू मध्य। तो दैट इज क्रा स्थल डमरू मध्य। अब ये स्थल डमरू मध्य क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो। जिस प्रकार से आप जल डमरू मध्य की बात करते हैं, जल संधि की बात करते हैं, उसी प्रकार से याद रखिएगा कि ये स्थल डमरू मध्य भी होता है। अंतर यह है कि स्थल डमरू मध्य किसी स्थल खंड को काटकर बनाया जाता है और जल डमरू मध्य नेचुरल होता है। हाँ, कई कंडीशन में जल डमरू मध्य को भी आप डेवलप करते हैं, परंतु यहां पर जो स्थल डमरू मध्य है, ये असल में मैं किसी प्रायद्वीप की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कई बार स्थल डमरू मध्य को आप प्रायद्वीप के संदर्भ में ही समझ लेते हैं, क्योंकि स्थल डमरू मध्य भी 3 एरिया से या फिर कहो 2 एरिया से ये स्थल खंड से घिरा होता है। प्रायद्वीप की भी यही कंडीशन है, ठीक है।
सॉरी, स्थल डमरू मध्य असल में 2 एरिया से या फिर 3 एरिया से ये सागरीय क्षेत्र से घिरा होता है। प्रायद्वीप की भी यही कंडीशन है, परंतु ऐसा नहीं है। प्रायद्वीप का आकार बड़ा होता है, जैसे कि यदि आप पेनिनसुलर इंडिया की बात करेंगे तो ये बड़ा है, यदि आप स्थल डमरू मध्य की बात करते हैं तो ये छोटा होता है। ठीक है, यदि आप इस मैप में देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये इंडिया को देखो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एरिया बड़ा है। ठीक है, इसी प्रकार से इस एरिया को देखो, ये एरिया बहुत ही ज्यादा नैरो है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, इसीलिए इसको कहा जाता है स्थल डमरू मध्य और इसको नाम दिया जाता है क्या भाई, प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार और स्थल डमरू मध्य ये दोनों ही अलग अलग कंसेप्ट हैं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो इस मैप को जरा ध्यान से देखिएगा। तो भाई ये मलक्का जल संधि है और मलक्का जल संधि चाइना के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इस एरिया में आपको लोकेट देखने के लिए मिलेगा। और इस मलक्का जल संधि का एक दूसरा मार्ग ये खोज रहा है चाइना, इसको नाम दिया जाता है क्रा डमरू मध्य का या क्रा स्थल डमरू मध्य का। याद रखिएगा कि यदि इस मैप को आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में जब मैं आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट करा रहा था कि यह है यूएसए, और यूएसए एक ऐसा देश है जो कि असल में अटलांटिक महासागर और साथ ही साथ प्रशांत महासागर दोनों के साथ सीमा साझा करता है। परंतु सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि असल में जो यूएसए है, यूएसए के पास कोई ऐसा मार्ग है ही नहीं जिसके द्वारा वो अटलांटिक महासागर से डायरेक्टली पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में प्रवेश कर सके, परंतु वर्तमान में है। ठीक है, यानी कि एक बहुत लंबे समय तक इसके पास ये मार्ग नहीं था, परंतु इसने इसी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जस्ट नीचे से, यानी कि यहां पर जो मध्य अमेरिका वाला सेक्शन आता है उसमें जो पनामा देश आता है, पनामा देश के सहयोग से उसने यहां पर पनामा नहर को डेवलप किया। और यदि आप देखेंगे आज, तो आज भी कई देश ऐसे हैं, इवन वर्ल्ड के कई देश ऐसे हैं जो कि इस प्रकार का प्रोजेक्ट नहीं फॉलो कर पाते हैं, इसको सफल नहीं कर पाते हैं, इसको संभव नहीं कर पाते हैं। आज से कई 100 साल पहले, यानी कि लगभग 100 वर्ष पहले की यह बात है, तो उस समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी लगाकर इस यूएसए ने पनामा देश में एक नहर का निर्माण किया जिसके द्वारा डायरेक्टली आप अटलांटिक महासागर से पैसिफिक ओशन में यानी कि प्रशांत महासागर में प्रवेश कर सकते हैं। ये प्रशांत महासागर में ये जो पनामा नहर है जो कि पनामा देश में है, ये भी आज चर्चा का विषय है डोनाल्ड ट्रंप के यूएसए की सत्ता में आने के बाद से। ठीक है, तो कई सिनेरियो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चर्चा में है। तो चलिए वापस आते हैं। तो यह है भाई मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा क्रा डमरू मध्य, और क्रा डमरू मध्य जिस देश से होकर गुजरता है इस देश को नाम दिया जाता है भाई मलेशिया, जो कि आपको इसी एरिया में लोकेट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मलेशिया असल में साउथ ईस्ट एशिया की एक कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है, यह है मलेशिया, जिसके मध्य से होकर गुजर रहा है क्या, ये क्रा डमरू मध्य। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा है कि सर ये जो मलक्का जल संधि है ये किन 2 देशों के मध्य है, और आपने अभी बोला कि ये जो मलेशिया है, मलेशिया के मध्य से होकर गुजर रही है क्रा स्थल डमरू मध्य, तो क्या ये जो मलेशिया है ये इसका विरोध नहीं कर रहा है? तो भाई असल में याद रखिएगा कि चाइना की एक पॉलिसी है, चाइना की एक पॉलिसी ये कहती है कि यदि मान लीजिए किसी भी देश में अपना इन्फ्लुएंस, अपना डोमिनेंट स्थापित करना है तो उस देश में इन्वेस्टमेंट कर दो। सीधी सी बात है कि यदि मान लीजिए आपको विकासशील देश से विकसित देश बनना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे व्यापार। और व्यापार के लिए परम आवश्यक क्या होता है भाई, तो व्यापार के लिए आवश्यक होता है कि भाई सबसे पहले आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपके यहाँ औद्योगिक संरचना हो, और यदि औद्योगिक संरचना नहीं है तो इस कंडीशन में जो व्यापार करना है ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसीलिए विकसित विकासशील देशों का कंसेप्ट चलता है, अल्प विकसित देशों का कंसेप्ट चलता है कि भाई सबसे पहले यदि आपको व्यापार करना है तो व्यापार करने के लिए आवश्यक है कि आपके पास इंफ्रा हो, और इंफ्रा होगा तो आप क्या लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे तो जो लेबर है उनको कार्य मिलेगा, यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं वो जनरेट होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो आपके यहाँ की जो जनता है उसको रोजगार मिलेगा तो और अधिक इनकम जनरेट होगी। यानी कि कुल मिलाकर यदि मान लीजिए आपके पास इंफ्रा है तो आप राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। कैसे भाई, तो यदि मान लीजिए आप एप्पल यानी कि सेब का उत्पादन करते हैं, तो सेब का उत्पादन करते हैं आप अपने यहाँ बेच रहे हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में मैं सेब उगा रहा हूँ, और दिल्ली में या फिर मैं जम्मू में रहता हूँ, जम्मू में मैं सेब उगा रहा हूँ और यहीं पर उगाकर मैं बेच रहा हूँ। अब भाई यदि मैं इसी सेब को अब मेरे लोकल एरिया में उग रहे हैं, श्रीनगर में उग रहे हैं, और श्रीनगर में मैं ही इनको मैं बेच रहा हूँ, अब इनको मैं दिल्ली ले जाकर क्यों नहीं बेच रहा, क्योंकि दिल्ली में तो और भी ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं भाई, यहां पर ले जाकर बेचता को तो भाई वही सेब जो कि मैं श्रीनगर में रहकर 50 रुपए किलो में बेच रहा हूं, दिल्ली में हो सकता है कि इसको मैं 100 रुपए किलो में बेचता, 150 रुपए किलो में बेचता। क्यों नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि अधोसंरचना नहीं है, रेल मार्ग नहीं है,
है ना, सड़क मार्ग नहीं है, कोई सा भी मार्ग नहीं है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए आवश्यक होती है अधोसंरचना। अब ये केवल एक उदाहरण है, इसको अदरवाइज मत लेना, ठीक है। तो यदि मान लीजिए भारत सरकार ने जम्मू को श्रीनगर को दिल्ली से जोड़ दिया, तो वही सेब को मैं दिल्ली में लाकर बेचूंगा। और यदि मान लीजिए मेरा सेब दिल्ली में 150 रुपए किलो बिक रहा है, तो भाई मैं इसको सऊदी अरब, जहां पर सेब होता ही नहीं है, वहां पर ले जाकर क्यों नहीं बेच रहा? क्योंकि अधोसंरचना नहीं है, जलमार्ग नहीं है। और यदि हमने अन्य देशों के साथ कोलैबोरेट करके यहां पर जलमार्ग का भी निर्माण कर दिया, तो अब वही सेब सऊदी अरब में 1000 रुपए किलो बिकेगा, यानी कि इसको डॉलर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, यानी कि मेरा फायदा होगा, ठीक है। और एक बार में मैं 1 किलो सेब तो लेकर जाऊंगा नहीं, मैं एक बार में कई क्विंटल या फिर कहो कई टन सेब लेकर यहां से जाऊंगा। तो इस कंडीशन में मेरा जो व्यापार है ये बढ़ेगा, और जब मेरा व्यापार बढ़ेगा इसका मतलब है कि देश का व्यापार बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होगा। तो यहां पर याद रखिएगा, किसी भी देश को अल्प विकसित से या फिर यूं कहा जाए कि विकासशील से विकसित बनाने में अधोसंरचना का बहुत अधिक महत्व होता है। अब ये अधोसंरचना कैसे बने? अधोसंरचना जब बनेगी जब आपके पास पैसा होगा, और पैसा नहीं है क्यों? क्योंकि व्यापार नहीं है। और क्यों भाई? अदर कंडीशन से भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि अदर जो जॉब्स होती हैं उनसे भी तो पैसा आता है, परंतु याद रखिएगा कि भाई वो एम्प्लॉयमेंट है, और जो व्यापार है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप व्यापार करें, आप बिजनेस करें, यानी कि किसी भी देश के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये होता है व्यापार। तो यहां पर याद रखो कि असल में जो चाइना है ये ऐसे देशों को ढूंढता है, ऐसे देश जैसे कि यदि आप साउथ ईस्ट एशिया को देखें तो यहां पर कई ऐसे देश हैं जिनकी लोकेशन, जिनकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन तो बहुत अच्छी है, परंतु असल में ये व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा कमजोर है, विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। अब यहां पर चाइना आता है और चाइना इन देशों से बातचीत करता है और बोलता है कि भाई हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप जाइए इंफ्रा खड़ा कर लीजिए। कहा कि ठीक है, वो उसको पैसा देता है चाइना संबंधित देश को, कहता है कि आप यहां पर इंफ्रा बनाओ। अब इंफ्रा बनाने के लिए चाहिए टेक्नोलॉजी, इंफ्रा बनाने के लिए चाहिए यहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग। तो यहां पर चाइना बोलता है कि भैया हमने आपको पैसा दे दिया, एक काम करिए, हमारी एक कंपनी है, ये कंपनी आकर आपके यहां ये इंफ्रा बना देगी जो भी आप चाह रहे हैं। अब देखिएगा हुआ क्या, चाइना की कंपनी गई उस देश में जिसको चाइना ने ही पैसा दिया है, और फिर वह देश चाइना की ही कंपनी को पे करेगा, और जो चाइनीज कंपनी है इन पर डोमिनेंट है चाइनीज गवर्नमेंट का, यानी कि वो पैसा चाइनीज गवर्नमेंट के पास ही आ गया। अब इस कंडीशन में हुआ क्या कि चाइना ने पैसा दिया, उसकी कंपनी को काम मिला, और उसी कंपनी के पास पैसा आया जो कि इनडायरेक्टली रूप से चाइनीज गवर्नमेंट के पास ही आ गया। अब जब व्यापार चलने लगा तो इस कंडीशन पर आकर चाइनीज गवर्नमेंट ने उस संबंधित देश से, जैसे कि लाइक मलेशिया या फिर जैसे कि लाइक पाकिस्तान, उस संबंधित देश से पैसा मांगना चालू किया कि भाई आपने हमसे उधार लिया था वो तो हमको दे दो। अब इतना ज्यादा अमाउंट था कि ये चाइना या फिर ये संबंधित देश दे नहीं पाएगा, और इसके लिए करेगा ये कि भाई अच्छा ठीक है, आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो एक काम करिएगा कि आपने जो अधोसंरचना बनाई है इसी का एक छोटा सा पार्ट हमको दे दीजिए, हम इसको खरीद लेते हैं, या फिर आप हमें ऐसे ही दे दीजिए, वो टैक्स आपका माफ हो जाएगा, या फिर वो पैसा, वो जो लोन लिया था आपका वो माफ हो जाएगा। तो फिर क्या करता है कि वहां पर अपना कॉलोनाइजेशन ये कर लेता है चाइना। और इसीलिए यदि आप देखेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया में जो चाइना है ये बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है। ये बात मैंने शुरुआत में कही थी, उसका मेन कारण है ये कि असल में यहां पर जितने भी देश हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में चाइना का एक महत्वपूर्ण रोल है, और जो लोन दिया जाता है इसको वो संबंधित देश चुका नहीं पाता है, और इसी के लिए फिर वहां पर अपनी एक कॉलोनी स्थापित कर लेता है चाइना, और फिर धीरे 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 अपनी पॉलिसी के तहत इस कॉलोनी को ये बढ़ाना चालू करता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो क्रा डमरू मध्य है, क्रा स्थल डमरू मध्य है, यहां ये मलेशिया के बीचों बीच से होकर गुजरता है। बात समझ में आई? तो यहां पर याद रखो कि ये जो क्रा स्थल डमरू मध्य है ये थाईलैंड की खाड़ी को डायरेक्टली अंडमान सागर से जोड़ता है, और इसके द्वारा ये जो चाइना है ये एक्चुअली इस इंडियन ओशन में प्रवेश पा लेता है। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि असल में यदि आप इस एरिया को देखेंगे, ये जो अंडमान सागर है ये हिंद महासागर का ही एक विस्तार माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर है थाईलैंड की खाड़ी, और थाईलैंड की खाड़ी को दूसरा भाग अंडमान सागर से जोड़ता है, वो है क्या? मलक्का जल संधि। और मलक्का जल संधि के बारे में याद रखिएगा कि असल में ये दो क्षेत्रों के मध्य है, और ये दो क्षेत्र कौन से आते हैं? तो एक आता है भाई हमारा, यह है मलेशिया, और मलेशिया के पश्चात यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा यह है सुमात्रा आइलैंड। अच्छा, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका जो एक दक्षिणतम द्वीप है जिसको हम कहते हैं ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, इसके बारे में अभी डिस्कशन आएगा। तो इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य में एक चैनल है,
उस चैनल का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, कि ग्रेट निकोबार और साथ ही साथ ये सुमात्रा आइलैंड के मध्य में कौन सा चैनल है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, उसका नाम आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ याद रखिएगा कि वैसे देखा जाए तो मलेशिया और सुमात्रा के मध्य में आपको मलक्का जल संधि देखने के लिए मिलती है, परंतु याद रखो कि इसी के मध्य में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है सिंगापुर भी। तो कई सिनेरियो में यह भी कहा जाता है कि असल में मलेशिया को सिंगापुर से और सिंगापुर को इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड से सेपरेट करने का कार्य करती है, अलग करने का कार्य करती है ये मलक्का जल संधि भी। तो ये है भाई हमारा सिंगापुर, जिसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी। ये भी बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप्ड नेशन है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया सिंगापुर, ये है थाईलैंड की खाड़ी। अब जब आप इसके ऊपर जाते हैं तो आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है साउथ चाइना सी वाला सेक्शन। ये हमारा साउथ चाइना सी, या फिर इसको मैं हिंदी में लिखता हूं, हिंदी में इसे नाम दिया जाता है दक्षिण चीन सागर का। अब जब बात आई है दक्षिण चीन सागर की, तो भाई वर्ल्ड की तीसरी सबसे ज्यादा जैव विविधता वाली नदी को हम कैसे छोड़ सकते हैं। देखिए, पहली नदी की जो मैंने आपके साथ बात की थी ये थी अमेजन, सेकंड थी कांगो, और थर्ड जो आती है इसे नाम दिया जाता है भाई मैकोंग नदी। और याद रखो WWF ने वर्ष 2019 में, है ना, एग्जैक्ट ईयर यानी हाँ वर्ष 2019 ही है, यदि आप देखेंगे मंथ के अकॉर्डिंगली तो मई 2019 का ये समय था। मई 2019 में WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने इसको वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फ्री फ्लोइंग रिवर बेसिन घोषित किया है। फ्री फ्लोइंग रिवर बेसिन क्यों भाई? क्योंकि असल में ये जिस एरिया से निकलती है उसको नाम दिया जाता है तिब्बत का पठार वाला एरिया। यहां से जब ये गुजरती है तो ये उस एरिया से प्रवाहित होती है जहां पर घाटी क्षेत्र है और बीच में किसी भी प्रकार का इसको कटाव नहीं मिलता है। दैट इज वाई वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट फ्री फ्लोइंग रिवर का इसको दर्जा दिया जाता है, या फिर रिवर बेसिन का इसको दर्जा दिया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा इस प्रकार से ये आती है और इस प्रकार से ये चलते हुए जिस एरिया में अपना मुहाना बनाती है उसे नाम दिया जाता है भाई ये साउथ चाइना सी वाला सेक्शन। कुछ इस प्रकार से ये आएगी और साउथ ईस्ट एशिया में होते हुए कुछ इस प्रकार से ये अपना मुहाना बनाएगी, और मुहाना बनाएगी जिस देश में, उस देश को नाम दिया जाता है कंबोडिया वाला क्षेत्र। अब देखिएगा, इसको मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, इतने में बस केवल समझने लायक हो जाएगा। यदि आप इस रिवर की बात करते हैं तो असल में ये रिवर जिस एरिया में मुहाना बनाती है उसे नाम दिया जाता है भाई कंबोडिया वाला क्षेत्र। और याद रखो कि जो कंबोडिया है असल में क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात कि मैकोंग नदी मुहाना बनाती है जो कि वर्ल्ड की थर्ड सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी वाली नदी है। और दूसरी बात कि यहीं पर आपको एक टेंपल भी देखने के लिए मिलेगा। वर्ल्ड में यदि आप देखोगे तो विष्णु जी के टेंपल आपको रेयर केस में यानी कि कई जगह पर देखने के लिए मिलेंगे, परंतु जो सबसे बड़ा टेंपल देखने के लिए मिलता है विष्णु जी का वो आपको इसी एरिया में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट विष्णु मंदिर भी आपको यहां पर मौजूद दिखाई देगा। और जिस एरिया में ये अपना मुहाना बनाती है उससे पहले ये एक झील का निर्माण करती है और इस झील को नाम दिया जाता है भाई तोनले साब झील। ये तोनले साब झील क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई बार इसका विस्तार हो जाता है और विस्तार होकर, असल में विस्तार होता है मतलब कि इसकी जितनी कैपेसिटी है, कहा जाता है कि ये 3000 हर्ट्ज तक की कैपेसिटी का पानी झेल सकती है। कई बार ये 10,000 तक फैल जाती है, इसका एरिया विस्तृत हो जाता है। दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक तो विष्णु टेम्पल के परिप्रेक्ष्य में और सेकेंड आता है ये तोनले साब झील के परिप्रेक्ष्य में। तो तोनले साब झील और विष्णु टेम्पल ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। शायद आपको ये विजिबल हो रहा होगा, मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है। साउथ ईस्ट एशिया का ये सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती है और जो विष्णु मंदिर है इसका नाम है अंकोर वाट टेम्पल। मेरे को याद नहीं आ रहा था, इसका नाम है अंकोर वाट का मंदिर, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर याद रखो हमने क्या देखा, तो इस इंडोनेशिया आइलैंड में, इंडोनेशिया द्वीप समूह में सबसे पहले हमने सुमात्रा आइलैंड के बारे में डिस्कशन किया कि भाई सुमात्रा आइलैंड असल में अंडमान द्वीप समूह में। तो मलक्का जल संधि के बारे में सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले सुमात्रा आइलैंड के बारे में क्या बताया आपको कि मलक्का जल संधि के बारे में ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात हो गई मलक्का स्ट्रेट। जब मलक्का जल संधि की मैंने बात की थी तो वहीं पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि असल में जो क्रा स्थमस है, यानी कि जिसको हम क्रा स्थल डमरू मध्य का नाम देते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जब आप क्रा स्थल डमरू मध्य की बात करते हैं तो इसका पूरा सिनेरियो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो ये है क्रा स्थल डमरू मध्य। और किस लिए इंपॉर्टेंट है भाई, तो असल में यदि आप देखोगे तो मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि ये सुमात्रा आइलैंड जो है ये
ये भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो ग्रेट निकोबार वाला एरिया है, ये इससे किसके द्वारा अलग होता है? तो याद रखिएगा, कहीं पर आपको ग्रैंड चैनल भी देखने के लिए मिलेगा। ये ग्रैंड चैनल वही है जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना था, मैंने ही बता दिया। तो यहाँ पर आपको ग्रैंड चैनल देखने के लिए मिलेगा, जो कि ग्रेट निकोबार को इस सुमात्रा आइलैंड से सेपरेट करने का कार्य करता है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि ये जावा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई जावा पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता मौजूद है, और इस जकार्ता को वर्ष 2015 से जो इंडोनेशिया है ये कहीं और शिफ्ट करने का प्रयास कर रहा है। और कहीं और शिफ्ट कहाँ पर? तो ये है बोर्नियो आइलैंड, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि असल में यदि आप इस आइलैंड की बात करेंगे तो इस आइलैंड पर आपको 3 देशों का अधिकार मिलेगा, पहली बात। और दूसरी बात कि इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है ये बोर्नियो आइलैंड। और कितने देशों का अधिकार है? तो एक देश आता है इसमें भाई, ब्रुनेई। ब्रुनेई वर्ल्ड में यहीं पर शुरू है, यहीं पर खत्म है। तो ये ब्रुनेई की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ जो इंडिया है ये अपनी करीबियां बढ़ा रहा है। ब्रुनेई देश उस लोकेशन पर है जिस लोकेशन पर चाइना का इन्फ्लुएंस है, और ये किस प्रकार से है ये मैंने अभी आपको समझाया। और इसीलिए इंडिया भी इन देशों के साथ अपनी मित्रता को बढ़ाता है। इंडोनेशिया के साथ नो डाउट बढ़ाता ही है ना, ब्रुनेई के साथ भी ये बढ़ा रहा है। कोविड के समय आपने इसका नाम बहुत ज्यादा सुना होगा। साथ ही साथ जो दूसरा देश है वह है मलेशिया। मलेशिया का भी इस पर अधिकार आता है। और जो तीसरा देश है याद रखिएगा इंडोनेशिया है। असल में यहां पर रहने वाले जो इंडोनेशियाई लोग थे उन्होंने ही एक अलग देश बनाया, ब्रुनेई। ठीक है, यहां पर जो तीसरा देश आता है ये तीसरा देश है इंडोनेशिया। ठीक है, दैट इज इंडोनेशिया। और इसी सेक्शन में एक भाग है जिसको नाम दिया जाता है क्या भाई? न्यू सेंटारा। और न्यू सेंटारा ईस्ट कैलिमटन, और ईस्ट कैलिमटन में एक स्थान आपको मिलेगा जिसको नाम दिया जाता है न्यू सेंटारा, और यहीं पर ये अपनी राजधानी बना रहा है। तो बोर्नियो आइलैंड पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है ईस्ट कैलिमटन वाला एरिया, और इस ईस्ट कैलिमटन में एक स्थान है जिसको नाम दिया जाता है न्यू सेंटारा, और यहीं पर इसकी राजधानी बन रही है। अच्छा, ये क्यों बन रही है? क्योंकि याद रखिएगा भाई कि वर्ल्ड में यदि आज आप 2 समस्याओं की बात करोगे तो एक है वैश्विक तापन, एक है जलवायु परिवर्तन। वैश्विक तापन का ही एक दुष्प्रभाव है जलवायु परिवर्तन, और इस जलवायु परिवर्तन वैश्विक तापन के बारे में कहा जाता है कि इसके कारण जो आर्कटिक महासागर है और जो अंटार्कटिक महाद्वीप वाला एरिया है ये बहुत ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। ठीक है, और इसके पिघलने के कारण ये जो तटवर्ती क्षेत्र है ये डूब रहे हैं, और यही कारण है कि आज आपको वर्ल्ड में ये तटीय संकट है ये हावी होता हुआ नजर आएगा। अब याद रखो कि कभी भी क्या केवल और केवल ग्लेशियरों के पिघलने के कारण ये तटीय क्षेत्र डूब जाते हैं कि भाई ग्लेशियर पिघला, समुद्र का जलस्तर बढ़ा और ये जो तटीय क्षेत्र है ये डूब गए और इसी को हमने तटीय संकट का नाम दिया? आंसर इज नो। असल में याद रखिएगा कि ये ग्लेशियर पिघलते हैं, ग्लेशियर का पानी पिघलकर सागरों में जाता है, और सागरों में जाने के कारण यहाँ का जो तापीय प्रसार है वो होता है। यानी कि जो तापीय प्रसार का मतलब आप ये समझिए कि सूर्य का प्रकाश आया, पानी गर्म हुआ, और पानी एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि गर्म होने के बाद फैलता है, और जब इसका तापीय प्रसार होता है तो इसके कारण ये तटवर्ती क्षेत्र डूबते हैं, और इन तटवर्ती क्षेत्रों के डूबने को हम बोलते हैं कि ये तटीय संकट है। और इसको भांप लिया है विश्व के कई देशों ने। तो विश्व के कई ऐसे देश जिनकी राजधानी या फिर जिनकी इंपॉर्टेंट सिटीज तटवर्ती क्षेत्रों में आपको मौजूद दिखाई देती थी, उन्होंने धीरे धीरे इसको शिफ्ट करने का कार्य चालू कर दिया। इनमें से भारत भी एक है, उन्हीं में से एक आता है ये इंडोनेशिया। वर्ष 2015 से इसने ये कार्य करना प्रारंभ किया था, और वर्ष 2015 से आज तक इसने ये इस कार्य को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध किया है, और आज भी ये ईस्ट कैलिमटन में अपनी राजधानी शिफ्ट करने का प्रयास कर रहा है। अब प्रयास कर रहा है का मतलब क्या है भाई? क्योंकि याद रखो कोई भी देश हो, वर्ल्ड का जितना भी वेल डेवलप नेशन हो, यदि अपनी राजधानी को शिफ्ट करना चाहता है तो ये छोटा मोटा कार्य नहीं है। इसके लिए इसको वेल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, इसको बहुत सारा पैसा चाहिए रहेगा, बहुत सारा समय चाहिए रहेगा। यानी कि आपको इंफ्रा उठाकर दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना है, सेम उसी जैसा बनाना है जैसी आपकी पहली राजधानी थी, जो छोटा कार्य नहीं होता है, और इसीलिए इतना समय लग रहा है। ये बात चर्चा में आई थी वर्ष 2024 में, और इसका मेन कारण था कि जब भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है उसी के आसपास आप पाएंगे कि ये इंडोनेशिया भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 2024 में 14 अगस्त की बात है, मैंने इसको कवर भी किया था कि जो इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ऑफिशियली आधार पर यह बात कही थी कि हमने वर्ष 2024 का टारगेट रखा था अपनी राजधानी को शिफ्ट करने के लिए, परंतु ये टारगेट फुलफिल नहीं हो पाया। अब हम ये प्रयास करेंगे कि वर्ष 2025 तक ये टारगेट फुलफिल हो जाए। तो याद रखिएगा कि ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, 2026 में भी ये चर्चा का विषय रहेगा। ठीक है, तो अब यहां पर यदि आप देखोगे तो भाई क्यों शिफ्ट कर रहा है, तो ड्यू टू
जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन यानी कि क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये शिफ्ट कर रहा है। अच्छा, ये तटीय संकट क्या होता है, क्योंकि कई बार इस पर स्टडी हुई है, कई बार इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा तटीय संकट का मतलब है सीधा सीधा इकोनॉमी पर हिट। कैसे भाई? तो असल में वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 40% पार्ट आप पाएंगे कि तटीय क्षेत्रों में निवास करता है। किसी भी देश की जो इकोनॉमी है उसका लगभग नहीं 40% और 70% पार्ट इकोनॉमी का ये जिस एरिया से आता है वो तटीय क्षेत्र है। यानी कि तटीय क्षेत्रों का नष्ट होना ये डायरेक्टली इकोनॉमी पर हिट माना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप पाएंगे कि भाई वर्ल्ड में यूएसए का हम उदाहरण ले लेते हैं। यदि आप यूएसए की बात करोगे तो यूएसए की जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज है, जैसे कि वॉशिंगटन डीसी है, न्यूयॉर्क है, फ्लोरिडा है, ये इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यापार के दृष्टिकोण से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में मुंबई कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई, पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहीं से होती हैं। जैसे कि हमारा ये जो कांडला पोर्ट है ये कितना इंपॉर्टेंट है, पूरी इकोनॉमी जो तेल से संबंधित, क्रूड ऑयल से संबंधित एक्टिविटीज होती हैं वो पूरे यहीं पर होती हैं। तो याद रखिएगा कि जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज होती हैं ये असल में आपको इस एरिया में स्टैब्लिश देखने के लिए मिलेंगी। तो तटीय संकट इज इक्वल टू इकोनॉमिक क्राइसिस ये कहा जाता है, ठीक है, और इसीलिए इसको रोकने के प्रयास किए जाते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा कि जो पूरा इंडोनेशिया है ये और भी कई कारणों से महत्वपूर्ण है। जैसे कि लाइक यदि आप यहां पर देखोगे तो ये विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है, यानी कि एक मुस्लिम राष्ट्र है। और मुस्लिम राष्ट्र होने के बावजूद इंडोनेशिया की इंडिया के साथ मित्रता अच्छी है। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है कि भाई यदि आप इंडोनेशिया और इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ की जो संस्कृतियां हैं ये बहुत हद तक सिमिलर हैं। बहुत हद तक सिमिलरिटी होने के कारण इंडिया और साथ में इंडोनेशिया की जो मित्रता है ये बहुत अच्छी मानी जाती है। इसको पाकिस्तान के द्वारा क्रिटिसाइज भी किया गया है कई बार। क्यों? क्योंकि ये इंडोनेशिया के जो पीएम है ये भारत आकर गंगा जी के पैर पड़ते हैं, ठीक है, गीता को हाथ में लेकर ये कई बातें करते हैं, ठीक है, कई बातें करते हुए नजर आए हैं। पढ़ते हैं नहीं पढ़ते वो बात अलग है, परंतु वहाँ सम्मान उतना ही मिलता है। जैसे हमारे यहाँ रामायण का मंचन होता है वहाँ पर भी आप पाएंगे कि रामायण का मंचन होता है। ठीक है, यदि आप देखोगे हमारे यहाँ गणेश टेम्पल है, हमारे यहाँ विष्णु टेम्पल है, यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। कारण क्या है? कल्चर एक सा है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि जो इंडोनेशिया के एयरपोर्ट है वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, जो शेषनाग हैं उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। कारण क्या है? कल्चर। ठीक है, तो इसको लेकर कई मुस्लिम राष्ट्रों के द्वारा इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, परंतु इंडोनेशिया इसका बहुत अच्छे से यानी कि इन संस्कृतियों का बहुत अच्छे समर्थन करता है कि भाई ये हमारा कल्चर है, हम इसको नहीं मिटा सकते, हम इसको नहीं भूल सकते। बात समझ में आई? इसके परिप्रेक्ष्य में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है मुस्लिम राष्ट्र के साथ साथ यहां पर याद रखो कि इंडोनेशिया का जितनी भी इकोनॉमी है ये असल में इसका बहुत बड़ा परसेंट ये टूरिज्म पर आधारित है, यानी कि ये टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। एक और बात याद रखिएगा कि ये जो सुमात्रा और जावा आइलैंड आपको नजर आ रहे हैं, इन सुमात्रा और जावा आइलैंड के मध्य में यदि आप देखोगे तो यहां पर इस एरिया में आपको एक जलसंधि नजर आएगी, और इस जलसंधि को क्या नाम दिया जाता है भाई? दैट इज कॉल्ड सुंडा जलसंधि, यानी कि दैट इज ये हमारी सुंडा स्ट्रेट या फिर सुंडा जलसंधि। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो उसके लिए याद रखिएगा कि अभी हम जिस आइलैंड की बात किए हैं ये है हमारा जावा आइलैंड, तो दैट इज जावा आइलैंड या फिर जावा द्वीप। और जावा आइलैंड के जस्ट ऊपर यदि आप देखोगे तो यहां पर आपको मौजूद दिखाई देगा दैट इज जावा सागर वाला एरिया, ये है हमारा जावा सागर। तो जावा सागर को इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर से जो जलसंधि कनेक्ट करती है इसको नाम दिया जाता है भाई सुंडा जलसंधि का। तो यह है सुंडा जलसंधि, जावा सागर को इस हिंद महासागर से कनेक्ट करने का कार्य करती है। और इसी सुंडा जलसंधि के मध्य में याद रखिएगा बच्चे कि असल में एक ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी को याद रखो बस। इस ज्वालामुखी को नाम दिया जाता है क्रांकाताव ज्वालामुखी, और कहा जाता है कि यदि इस क्रांकाताव ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तो याद रखो कि मानव की दृष्टि में होने वाला अंतिम विस्फोट होगा, और वो मानव जो कि असल में साउथ ईस्ट एशिया में निवास करते हैं। कारण क्या है कि आपने जब ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की बात करते हैं या फिर पढ़ा होगा इनके बारे में, तो आपने पढ़ा होगा परपोषित ज्वालामुखी या फिर परपोषित शंकु के बारे में कि भाई ज्वालामुखी इस प्रकार का होता है। ज्वालामुखी की ये जो नलिका होती है ये जाकर नीचे मैग्मा से जुड़ी होती है। यदि मान लीजिए इसकी ऊंचाई ज़्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ से एक और ज्वालामुखी का जन्म होता है, इसको कहा जाता है परपोषित ज्वालामुखी या फिर परपोषित शंकु का इसको उदाहरण कहा जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक परपोषित ज्वालामुखी है, इसको नाम दिया जाता है अनाक्रांकाताव ज्वालामुखी।
याद रखिएगा कि इस अना क्रांकाताओ ज्वालामुखी में वर्ष 2004 में विस्फोट हुआ था और वर्ष 2004 में विस्फोट होने के कारण या फिर वर्ष 2004 में हुआ यह विस्फोट ज्ञात मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्फोट माना जाता है, या फिर यूं कहा जाए कि इस ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा जो भूकंप आया और मेनली जो सुनामी आई, यह सुनामी ज्ञात मानव इतिहास की सबसे विकराल, सबसे भयानक सुनामी मानी जाती है। इसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष से जंप एंड बाउंस की थी। जो म्यांमार प्लेट है इसकी खोज हुई थी। म्यांमार अपनी वर्तमान स्थिति से कई फीट आगे पीछे हो गया था और इसके कारण जो दिन और रात की लंबाई है इसमें 0.0005 सेकंड की कमी आ गई थी। ये सब कुछ हुआ था और इसका मेन कारण क्या था कि अना क्रांकाताओ ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया था। इसी का भारत पर इंपैक्ट ये पड़ा कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, जिसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, ग्रेट निकोबार में ये स्थित आता है, ये जलमग्न हो गया था। आज की कंडीशन में देखोगे तो ये कुछ फीट ही ऊपर दिखाई देता है, नहीं तो ये पूरा एक टावर हुआ करता था। ये पूरा जलमग्न हो गया था इस ज्वालामुखी के कारण। कारण क्या है कि इस ज्वालामुखी के कारण आया भूकंप और भूकंप के कारण जलीय क्षेत्र में आई सुनामी। ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि भाई ये तो हुआ था अना क्रांकाताओ में। क्रांकाताओ में हुआ होता तो जो साउथ ईस्ट एशिया है, इवन भारत का जो ईस्टर्न कोस्ट है, ये पूरा विनष्ट हो जाता, ये पूरा जलमग्न हो जाता। ठीक है, और याद रखो कि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन जो हो रहा है ना, उस कंडीशन में ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि वर्ष 2004 में ये जो सुनामी आई थी, इसी के जैसी कोई विकराल सुनामी आने वाले समय में आ भी सकती है ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन। बात समझ में आई। साथ ही साथ याद रखिएगा कि इंडोनेशिया के बारे में ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये एशिया महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश है जो कि उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही गोलार्धों में आपको प्रेजेंट मिलता है। तो उत्तरी व दक्षिणी दोनों ही गोलार्धों में ही आपको मौजूद देखने के लिए मिलेगा। बात समझ में आई। और ऐसा क्यों है? क्योंकि असल में ये जो भूमध्य रेखा है ये इसके मध्य से होकर गुजरती है। तो इंडोनेशिया उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों में ही आपको प्रेजेंट देखने के लिए मिलता है। तो भाई ये है असल में हमारा ये वाला सेक्शन जिसको अभी हमने कवर किया। साथ ही साथ याद रखिएगा ये हमारा जावा हो गया। जावा के बाद अब जो नेक्स्ट आता है इसे नाम दिया जाता है भाई बाली वाला एरिया, दैट इज बाली आइलैंड। ठीक है, और जब आप इसके ऊपर जाते हैं, अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो बोर्नियो आइलैंड है ये थोड़ा इस साइड है, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया था बनाने के बाद। अब जब आप इस बोर्नियो आइलैंड के पास में ही देखते हैं तो असल में ये एक और आइलैंड आता है, दैट इज कॉल्ड सुलावेसी। यदि मैपिंग के दृष्टिकोण से देखेंगे, एटलस में देखेंगे, तो एटलस में ये जावा आइलैंड के यहां पर आपको मिलेगा बोर्नियो और इस साइड मिलेगा यहां पर, जहां बोर्नियो है यहां पर मिलेगा सुलावेसी। और इन दोनों के मध्य में एक जलसंधि मिलेगी आपको और इस जलसंधि को नाम दिया जाता है मकस्सर की जलसंधि। ये परम आवश्यक है। और क्यों आवश्यक है मैं बताता हूं आपको। यूपीएससी ने अपने इतिहास में कभी ना कभी इनसे क्वेश्चन किए हैं, यानी कि मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, परंतु याद रखिएगा कि इस मकस्सर जलसंधि और साथ ही साथ याद रखो इस मलुक्का सागर को लेकर क्वेश्चन आए हुए हैं। यहां पर आपको एटलस में मिलेगा मलुक्का सागर। अब देखो मलक्का जलसंधि अलग है, मकस्सर जलसंधि अलग है और मलुक्का सागर अलग है। तीनों के नाम सुनने में एक से लगते हैं परंतु ये तीनों अलग अलग हैं। मैं इन तीनों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले मैंने आपके साथ मलक्का जलसंधि को डिस्कस किया था। मलक्का जलसंधि वो जलसंधि है जो कि जिसको चाइना कंट्रोल करता है और इसी का सब्स्टिट्यूट बना रहा है क्रा स्थल डमरू मध्य के रूप में, जो कि मलेशिया से होकर गुजरेगा। ये चाइना इसको डेवलप कर रहा है। साथ ही साथ याद रखिएगा ये है मकस्सर की जलसंधि और मकस्सर की जलसंधि जावा सागर को, यहां पर मैं बना देता हूं, इस जावा सागर को कनेक्ट करती है जिस सागर से, इसे नाम दिया जाता है भाई सेलेबीस सागर। यहां पर आपको मौजूद दिखाई देगा सेलेबीस सागर। और ये सेलेबीस सागर किसका विस्तार है? तो ये पूरा पैसिफिक ओशन वाला एरिया है, यानी कि प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है। और इसी सेलेबीस सागर के बाजू में आपको नजर आता है मलुक्का सागर, दैट इज कॉल्ड मलुक्का सी या मलुक्का सागर वाला एरिया। जब आप इसके नीचे आते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा बांदा सागर। ये दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच गए हम, ये है हमारा बांदा सागर वाला एरिया। और जब आप इसके नीचे आते हैं तो आपको मिलता है फ्लोरस सागर वाला क्षेत्र। तो इनमें से कौन सा सागर उत्तरी गोलार्ध में और कौन सा सागर दक्षिणी गोलार्ध में, जरा आपको आवश्यक रूप से यह बात याद रखनी होगी। अब याद रखो ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ। ये है साउथ ईस्ट एशिया का कंसेप्ट। मैंने आपको क्या क्या बता दिया? तो क्रा स्थल डमरू मध्य के बारे में बता दिया, मलक्का जलसंधि के बारे में बता दिया। यहां पर मौजूद जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उनमें से ग्रेट निकोबार में मौजूद भारत का दक्षिणतम बिंदु, उसके बारे में बता दिया कि किस प्रकार से ये जलमग्न हुआ। सुंडा जलसंधि के बारे में डिस्कस हो गया, जो सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो और सुलावेसी आइलैंड के बारे में डिस्कस हो गया। सुलावेसी आइलैंड इंडोनेशिया का ही एक आइलैंड है। सेलेबीस सागर, मलुक्का और मलक्का में अंतर मकस्सर
मलुक्का और मलक्का में अंतर मैंने बता दिया, और यहाँ के कुछ स्थानीय सागरों के बारे में डिस्कस हो गया है। ठीक है, अब जरा याद रखिएगा कि जब आप इस दक्षिण चीन सागर से ऊपर जाते हैं, हाँ एक और बात कि दक्षिण चीन सागर में ये जो मेकोंग नदी है ये अपना मुहाना बनाती है, और याद रखिएगा कि ये जो अपना मुहाना बना रही है ना, इस नदी को कहा जाता है वर्ल्ड की 3rd सबसे बड़ी बायोडाइवर्सिटी वाली नदी। पहली कौन सी है? अमेजन। सेकंड कौन सी आती है? कॉन्गो। और थर्ड कौन सी है? यह है मेकोंग नदी। इसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि यदि आप देखोगे तो WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने इसको वर्ल्ड की एक ऐसी रिवर यानी कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फ्री फ्लोइंग रिवर का दर्जा दिया है कि भाई ये फ्रीली बहती है, बिल्कुल इसका जो बेसिन क्षेत्र है ये फ्रीली है, बिल्कुल है ना, यहाँ पर किसी प्रकार के अपवाद नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिएगा वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट फ्री फ्लोइंग रिवर का दर्जा भी इसी को दिया जाता है। अब एक और बात याद रखो कि यहाँ पर जो मेकोंग नदी है ये जिस एरिया में मुहाना बनाती है वहां पर एक क्षेत्र आता है जिसको नाम दिया जाता है कंबोडिया, और ये अपने द्वारा लाए हुए जल और अवसाद के द्वारा इस कंबोडिया में एक झील का निर्माण करती है, और इस झील को क्या नाम दिया जाता है भाई? तोनले साब झील। तो तोनले साब झील आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितनी इसकी जल धारण क्षमता है उससे कई गुना, लगभग 3 गुना जल ये अपने अंदर धारण कर लेती है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो तोनले साब झील इसका निर्माण मेकोंग नदी के माध्यम से किया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात कि इसी कंबोडिया में यदि आप देखोगे तो भाई वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट विष्णु टेम्पल भी आपको देखने के लिए मिलेगा, विष्णु मंदिर भी देखने के लिए मिलेगा। इस परिप्रेक्ष्य में भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस विष्णु मंदिर को क्या नाम दिया जाता है? दैट इज कॉल्ड अंकोर वाट टेम्पल या फिर अंकोर वाट मंदिर। ये बात मैं दोबारा बता रहा हूं, मैंने यहाँ पर ये बातें बता दी थी, ठीक, कहां पर? तो यहीं पर मैंने आपको लिखा था तोनले साब झील और साथ में अंकोर वाट टेम्पल। अच्छा, एक और बात, ये मैंने दोबारा इसलिए बताया क्योंकि भाई ये जो मेकोंग नदी है जिस एरिया में मुहाना बनाती है वो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज आती हैं, है ना। यहाँ पर वियतनाम दिखेगा, कंबोडिया है, यहीं पर एक और देश मिलेगा, इसको नाम दिया जाता है लाओस। ठीक है, वियतनाम के बारे में एक बात याद रखें आप कि वियतनाम वही देश है जिस पर चाइना का इन्फ्लुएंस है, यानी कि चाइना इसको कंट्रोल करने का प्रयास करता है। जो वन चाइना पॉलिसी है उसके अंतर्गत वियतनाम को भी शामिल किया जाता है। तो चाइना के डिस्प्यूट के कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। और इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोला था कि असल में साउथ ईस्ट एशिया में आपको चाइना का डोमिनेंट देखने के लिए मिलेगा। साथ ही याद रखो कि यहीं पर एक और देश आता है लाओस, और साउथ ईस्ट एशिया की एकमात्र कंट्री है जो कि स्थल रुद्ध है। स्थल रुद्ध देश का मतलब होता है कि भाई एक ऐसा देश जो कि चारों ओर से स्थल खंड से ही घिरा हो। जैसे कि लाइक आपने वर्ल्ड में कई देश देखे होंगे, जैसे कि यदि आप बात करते हैं ऊपर मंगोलिया की, तो मंगोलिया एक स्थल रुद्ध देश है। बिल्कुल क्लियरली समझ में आता है, कारण क्या है कि भाई ये आसपास किसी भी सागर या किसी भी महासागर के साथ सीमा साझा नहीं करता। उसी प्रकार से यदि आप लाओस को देखोगे तो ये साउथ ईस्ट एशिया की एकमात्र कंट्री है जो कि स्थल रुद्ध की कैटेगरी में आती है, लैंड लॉक्ड नेशन की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट था जहां पर मेकोंग नदी अपना मुहाना बनाती है। अच्छा, इसके पश्चात यदि हम बात करते हैं तो यह है दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर से यदि आप ऊपर जाएंगे तो यहां पर बच्चे हमको देखने के लिए मिलता है दैट इज पूर्वी चीन सागर वाला एरिया। और यहीं पर आपको एक और नेशन मिलेगा जिसको नाम दिया जाता है ताइवान। आपको शायद पता होगा, नहीं पता तो सुनिए कि यहाँ पर ये जो चाइना है, ये पूरा चाइना वाला सेक्शन, इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड कर देता हूँ, है ना। एक्चुअली हुआ क्या है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, चलो, है ना। यहाँ पर है ताइवान, और ताइवान के बारे में याद रखिएगा कि असल में चाइना में एक टाइम पर सिविल वॉर हुआ था। सिविल वॉर हुआ तो यहाँ पर कई पार्टीज बनी, तो भाई अलग अलग पार्टीज ने अपना अपना मत रखा, और एक पार्टी जो विजयी हुई इस सिविल वॉर में वो आज चाइना पर रूल कर रही है। और दूसरी पार्टी, मेजरली 2 पार्टीज थी, तो दूसरी पार्टी के लोगों ने जाकर एक नया स्टेट बनाया या फिर एक नया देश बनाया, वो है आज ताइवान, जिसकी राजधानी आती है ताइपेई। और वन चाइना पॉलिसी ये बोलती है कि भाई ये ताइवान जैसा कोई देश ही नहीं है, ये ताइवान चाइना का ही एक स्टेट है, और इसीलिए ताइवान बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। दूसरा कारण है कि चाइना की बात यदि हम हटा भी देते हैं तो ताइवान को लेकर कई देश विवाद में रहते हैं, कई देश इस पर अपना दावा ठोकते हैं।
इसका मेन कारण क्या है कि वर्ल्ड में यदि आज आप देखोगे तो आपका मोबाइल, ये कैमरा, ये सिस्टम जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिस सिस्टम से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, इन सब के लिए आवश्यक होती है, परम आवश्यक होती है सेमीकंडक्टर चिप। और ये सेमीकंडक्टर चिप बनाती हैं जो कंपनीज, ये एक्चुअल में लोकेट है ताइवान में। और इसीलिए आपको ये ताइवान का जो विवाद है या फिर ताइवान के सिनेरियो में कई देश ऐसे दिखेंगे जो दावा करते हैं कि ताइवान उनका भाग है। चाइना भी इनमें से एक है, यूएसए भी इनमें से एक आता है। खैर यूएसए का इन्फ्लुएंस यहाँ पर अब कम हो गया है। और ये होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मौजूद जो कंपनीज हैं वो सेमीकंडक्टर की बहुत ज़्यादा फेमस है। अब आने वाले समय में ये ताइवान कहीं ना कहीं तो जाएगा। इसका हल भारत ने निकाल लिया है। भारत ने बोला कि भाई हम ताइवान के सहयोग से अपने यहाँ सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएंगे, और पहला प्लांट लगाया भी जा चुका है गुजरात में। ठीक है, तो ये इस परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम बात कहां की कर रहे हैं, ये कनेक्शन कहां से निकल के आता है, इसको कहा जाता है जियोपॉलिटिक्स। बात समझ में आई? इसी प्रकार से याद रखिएगा कि जब आप ताइवान की बात करते हैं तो ताइवान के आगे इस सेक्शन में आपको एक और देश मिलेगा। इस देश को नाम दिया जाता है भाई फिलीपींस, और फिलीपींस की राजधानी आप पाएंगे, इसको कहा जाता है मनीला। और ये जो फिलीपींस की राजधानी मनीला है, यहां पर आपको अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र देखने के लिए मिलेगा। आपके मन में एक क्वेश्चन कि सर ये कैसा आप फैक्ट बता रहे हैं अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र? भाई जो एसएससी के हैं उनके लिए ये फैक्ट है। अब आप ये समझो कि अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र मनीला में ही क्यों बना? इसका मेन कारण ये है यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कि ये जो अनुसंधान केंद्र बनाया गया है ये असल में यूएसए द्वारा डेवलप्ड है। यानी कि यूएसए ने इसमें विशेष सहयोग किया है। क्यों भाई? जब यूएसए में हरित क्रांति आई, जैसे भारत में हरित क्रांति के जन्म माने जाते हैं एमएस स्वामीनाथन, उसी प्रकार से जो नॉर्मन बोरलॉग हैं वो यूएसए में, या फिर यूं कहा जाए कि वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो असल में यदि आप वर्ल्ड की पॉपुलेशन को देखोगे आज वर्तमान में भी कि जो वर्ल्ड की जनसंख्या है उनमें से 95% जनसंख्या 4 फसलों पर निर्भर है। कौन कौन सी? तो लगभग यानी मेनली आता है गेहूं, चावल, और एक आता है आलू, एक और कोई सी फसल है। इन 4 फसलों पर आज की पूरी पॉपुलेशन जीवित है, डिपेंडेंट है। यानी कि इनमें से यदि ये चारों फसल वर्ल्ड से गायब कर दी जाए तो वर्ल्ड की 95% जनसंख्या का क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। इस समस्या को देखते हुए यूएसए ने हरित क्रांति को जन्म दिया था, और फिर यूएसए की तर्ज पर भारत ने भी इसको लाया था। कारण आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बताता हूं कि असल में यूएसए में बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया था, और इस उत्पादन के द्वारा वो जानता था कि भाई इतना ज़्यादा उत्पादन हो गया है, यदि इसको यूएसए के मार्केट में यूं ही छोड़ा गया तो आने वाले समय में ये यूएसए की इकोनॉमी को बर्बाद कर देगा। इसके लिए यूएसए ने PL480 प्रोग्राम चलाया, और इस PL480 प्रोग्राम के द्वारा स्वयं को बहुत बड़ा बताया, स्वयं को बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से दयालु बताया, या फिर यूं कहा जाए कि वैश्विक स्तर पर मैं कितनी परवाह करता हूं देशों की, ये दर्शाने का एक तरीका था कि भाई PL480 प्रोग्राम मैंने चलाया है। और इस PL480 प्रोग्राम के द्वारा इसने अनाज बांटे थे देशों को, और इसमें भारत ने भी कई बार इससे सहायता मांगी थी। और इसी के लिए ये जो यूएसए है इसने अपने राष्ट्रीय अखबार में ये छापा था कि इंडिया कम्स अगेन बेगिंग फॉर फूड, यानी कि इंडिया फिर से हमसे भीख मांगने के लिए आ रहा है। और इंदिरा गांधी मैम की फोटो छापी थी, बहुत गंदी। ठीक है, इसको यदि आप सर्च करेंगे तो आज भी ये गूगल में आ जाएगा। ये तो याद रखिएगा कि PL480 प्रोग्राम जो कि हरित क्रांति के बाद यूएसए ने चलाया था। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि भाई हरित क्रांति के द्वारा अलग अलग फसलों का हाइब्रिड बीजों, यानी हरित क्रांति में अलग अलग फसलों का उत्पादन किया जाना था। हाइब्रिड बीजों का उत्पादन प्रयोग करके यहाँ पर जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जाना था। ठीक है, जिनको हम हाई यील्ड सीड्स कहते हैं, इनके द्वारा, इनकी सहायता के से। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र इस परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट है। जब आप इससे आगे बढ़ते हैं तो याद रखो इसके ऊपर अब आपको एक और सागरीय क्षेत्र मौजूद दिखाई देगा। इसको नाम दिया जाता है भाई पीला सागर वाला क्षेत्र, है ना। ये है हमारा पीला सागर वाला एरिया। और यदि आप बात करेंगे पीला सागर की तो अब इस कंसेप्ट को समझना कि यह है हमारी एक नदी जिसको नाम दिया जाता है हुआंग हो या फिर हुआंग ही नदी। इसको कई बार कहा जाता है पीली नदी भी, क्योंकि असल में गोबी मरुस्थल के समीप से निकलती है। और गोबी मरुस्थल में जो मरुस्थलीय मृदा है ये येलो कलर की होती है, और येलो कलर की मृदा इसमें मिलकर इस नदी का रंग कर देती है पीला। और इसीलिए जिस सागर में ये मिलती है इसको नाम दिया जाता है क्या? पीला सागर का। पहली बात। दूसरी बात यह कि असल में एक समय था, यदि आप इस होंगहो नदी के आसपास के एरिया को देखेंगे तो ध्यान से देखना, वहां पर बीजिंग, शंघाई जैसे क्षेत्र आपको मौजूद दिखाई देंगे तटवर्ती एरिया में। ठीक है, तो जिस क्षेत्र में ये मुहाना बनाती है, जिस क्षेत्र से ये गुजरती है, चाइना की इंपॉर्टेंट सिटीज यहां पर मौजूद है। और ये इंपॉर्टेंट सिटीज में कहा जाता है, यानी कि इसके बेसिन क्षेत्र में एक समय था जब ज्वाइंटिस नामक बीमारी फैली थी। और
इसीलिए इसको कहा जाने लगा पीली नदी। और ये जिस क्षेत्र में मुहाना बनाती है उस क्षेत्र का नाम पड़ गया पीला सागर। तो ये पीला सागर इसको इसलिए कहा जाता है। साथ ही साथ याद रखो, इसी के ऊपर जब आप जाओगे तो ये एशिया महाद्वीप का मैप जरा आप ध्यान से देखना। तो मैंने मैपिंग करते समय आपको बताया था कि असल में ये जो एरिया है इसको नाम दिया जाता है कोरियन कंट्रीज का, यानी कि यहां पर आपको कोरियाई देश देखने के लिए मिलेंगे। और कोरियाई देशों को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है क्या, साउथ कोरिया, और एक आता है हमारा नॉर्थ कोरिया वाला सेक्शन। नॉर्थ कोरिया को आई डेफिनेटली श्योर कि आप जानते होंगे, कारण यह है कि यहां पर जो किम जोंग उन है उनका शासन है, यानी कि एक प्रकार के तानाशाह हैं। यानी कि एक हो जाता है भाई हमारा साउथ कोरिया और एक हमारा हो जाता है क्या, नॉर्थ कोरिया वाला एरिया। तो ये जो साउथ कोरिया है ना, इसके बारे में याद रखिएगा कि ये इंडिया के सबसे नियर बाय की कंट्री है जो कि अपने आप को विकसित देश घोषित कर चुकी है, यानी कि फुली डेवलप्ड नेशन ये डिक्लेयर कर चुकी है। बल्कि जो नॉर्थ कोरिया आता है इसने अपने आप को फुली डेवलप्ड नेशन डिक्लेयर नहीं किया है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखो कि कोई भी देश हो ये अपने आप को फुली डेवलप्ड नेशन यदि डिक्लेयर कर रहा है, मतलब कि ये अब वर्ल्ड में अपने कार्बन उत्सर्जन को नियत करेगा, कम करेगा। ठीक है, ये साउथ कोरिया ने बोल दिया है। यानी कि अब हम वर्ल्ड में कार्बन उत्सर्जन में अपना कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा कम कर देंगे और उन देशों को मौका देंगे जिनकी अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर जो अब विकासशील देशों की श्रेणी में आ रहे हैं, उनके लिए हम इस कार्बन उत्सर्जन को छोड़ेंगे, कम करेंगे। इसके लिए साउथ कोरिया बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कार्बन उत्सर्जन का मतलब होता है कि भाई जो जीवाश्म ईंधन है आप इसका कितना अधिक प्रयोग कर रहे हैं, कितना ज्यादा आप इसका प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि जीवाश्म ईंधन को जलाना मतलब कि आप वर्ल्ड में जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन को ट्रिगर कर रहे हैं। बात समझ में आई? अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया हूं कि असल में यदि आप फिलीपींस को देखेंगे तो ये जो फिलीपींस वाला एरिया है ये अपने पाइनएप्पल के उत्पादन के लिए भी खासा फेमस है। तो याद रखिएगा कि यहीं पर पाइनएप्पल का उत्पादन भी होता है। ठीक है, पाइनएप्पल उत्पादन के लिए भी ये फेमस माना जाता है। और साथ ही साथ एक और बात कि यदि आप इसी एरिया में आगे पैसिफिक ओशन में देखें तो दो क्षेत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये दो क्षेत्र कौन से हैं? तो एक है हमारा मैरियाना गर्त, जिसको वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट कहा जाता है। तो मैरियाना गर्त के लिए भी ये खासा फेमस है। और मैरियाना के साथ साथ ये मेंडोना ट्रेंच, यानी कि मेंडोना गर्त के लिए भी खासा फेमस माना जाता है। तो मेंडोना ट्रेंच हो, मैरियाना ट्रेंच हो, ये दोनों ही आपको यहाँ पर आसपास के एरिया में मौजूद दिखाई देंगी। ठीक है, फिर जावा ट्रेंच यहाँ पर आती है, और जो पेरू ट्रेंच है वो आपको दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट वाले एरिया में देखने के लिए मिलेगी। तो ये डीपेस्ट पॉइंट है इस क्षेत्र के। ठीक है, तो यहाँ पर ये पीला सागर यहाँ तक खत्म। अब पीला सागर के पश्चात अब हम आते हैं इसके ऊपर, यानी कि ये है हमारा जापान वाला क्षेत्र। अब जापान से हम कल यानी कि अगले वीडियो में करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर वीडियो की लेंथ लगभग 1 घंटे की हो गई है। और मुझे ये लगता है कि वीडियो की लेंथ यदि ज़्यादा हो जाएगी तो अब आप ज़्यादा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसी में हमने बहुत सारा कंटेंट कवर कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक एक कंसेप्ट के बारे में समझा है, तो बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर हमने कवर किया है। और इससे ज़्यादा यदि अब मैं और कंटेंट की बात करूँगा तो शायद ये आपके लिए अनुचित यानी उचित नहीं होगा, यानी कि इतना सारा आप एक बार में याद नहीं कर पाएंगे। चलिए खैर, हम जापान के बारे में और बात कर लेते हैं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ऊपर के कुछ सागरों के बारे में, यहाँ की जियोपॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है, यहाँ के अरेबियन पेनिनसुला के बारे में, और यहाँ के कुछ सागरों के बारे में, सीमांत सागरों के बारे में, और इसके अंदरूनी क्षेत्र के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर फिर इसके बाद वाला जो वीडियो होगा नदियों वाला, उसमें मैं लगभग आधा घंटे में यहाँ की नदियां कवर करा दूंगा। ठीक है, और उसी में मैं इंडिया की भी कुछ रिवर्स करा दूंगा। तो चलिए भाई, जापान की अब हम बात कर लेते हैं। तो यदि आप जापान आइलैंड को देखेंगे या फिर जापान क्षेत्र को देखेंगे तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखो। देखो, इसके लिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ कि भाई यदि आप जापान को देखें तो इसके 4 आइलैंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? तो ये है शिकोकू, यहाँ पर आता है क्यूशू। जब आप इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा मिलेगा, इसको नाम दिया जाता है होन्शु, और इसके ऊपर आता है होक्काइडो। ठीक है, ये 4 आइलैंड आपको यहाँ पर मौजूद देखने के लिए मिलेंगे। आई रिपीट, कौन से हैं ये आइलैंड? तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई देता है क्यूशू, दैट इज कॉल्ड क्यूशू आइलैंड। क्यूशू के बाद जब आप ऊपर आते हैं तो आपको मिलेगा शिकोकू, दैट इज कॉल्ड शिकोकू आइलैंड। शिकोकू से जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको मौजूद दिखाई देता है होन्शु आइलैंड, यह है होन्शु। और यदि होन्शु आइलैंड की आप बात करेंगे, होन्शु द्वीप की बात करेंगे तो यहीं पर आपको इस जापान की राजधानी टोक्यो भी देखने के लिए मिलेगी। तो ये किस आइलैंड पर है? ये होन्शु आइलैंड पर आपको प्रेजेंट दिखाई देती है। इसके पश्चात आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है क्यूशू, शिकोकू, होन्शु,
और होक्काइडो, दैट इज कॉल्ड होक्काइडो आइलैंड आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। बात समझ में आई? अब याद रखो कि इन द्वीपों के अंदर कोई खासा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस याद रखिएगा कि ये 4 मेन आइलैंड हैं, यानी कि ये जापान है तो जापान के 4 मुख्य द्वीपों में, 4 मुख्य द्वीपों में इसको काउंट किया जाता है। और ये जिस एरिया में आते हैं, याद रखिएगा कि असल में जो जापान है ये प्लेट बाउंड्री पर स्थित है। प्लेट बाउंड्री मतलब कि यहां पर आपको 2 प्लेटें, और 2 प्लेटें कौन कौन सी, तो एक आती है हमारी पैसिफिक प्लेट और साथ ही साथ एक जो दूसरी आएगी इसको नाम दिया जाता है यूरेशियन प्लेट का। तो भाई पैसिफिक और यूरेशियन प्लेट की बाउंड्री पर स्थित है, पैसिफिक व यूरेशियन प्लेट की बाउंड्री पर ये स्थित है। इनमें से जो यूरेशियन है ये महाद्वीपीय प्लेट है और जो पैसिफिक है ये असल में ओशनिक प्लेट है। और इसी के कारण यहां पर निर्माण हुआ है, यहां पर फॉर्मेशन हुआ है रिंग ऑफ फायर का। और ये रिंग ऑफ फायर यानी कि वो एरिया जहां पर आपको वॉल्केनिक करप्शन और अर्थक्वेक की कंडीशंस बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। तो असल में जापान में अर्थक्वेक यानी कि भूकंप और सुनामी बहुत ज्यादा आते हैं, और भूकंप और सुनामी आने के कारण यहाँ की जो मुख्य मृदा है, भूकंप व सुनामी के कारण यहाँ की जो मुख्य मृदा है उसको नाम दिया जाता है काली मृदा का। और साथ ही साथ यहाँ की कुछ कंडीशन डिसएडवांटेज के कारण यहाँ कृषि उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि भाई कृषि के लिए थोड़ी सी स्थिर कंडीशंस चाहिए हैं, और जब ये नहीं मिल पाती हैं तो यहाँ पर मेनली 2 चीज़ों का उत्पादन होता है, एक तो चावल का और दूसरा है मत्स्य, है ना, पालन यहाँ पर मुख्य है, या फिर मत्स्यों को पकड़ना, मत्स्यों का शिकार करना यहाँ पर मुख्य है। और इसीलिए जिस एरिया से शिकार करता है ना, उस एरिया को लेकर रशिया और जापान के मध्य भी डिस्प्यूट है। तो यहाँ पर याद रखो कि खाद्यान्न असुरक्षा यहाँ पर बहुत है, या फिर खाद्यान्न कमी है यहाँ। क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, यानी कि एक तो रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है जिसके कारण भूकंप और सुनामी आते हैं, और इसीलिए यहाँ पर 2 चीज़ों का उत्पादन एक चीज़ का उत्पादन बहुत अच्छे से किया जाता है, वो है चावल उत्पादन, चावल का। इसलिए यहाँ पर राइस एंड फिश यहाँ का मुख्य भोजन है, यानी कि मच्छी चावल जिसको कहा जाता है। और ये जिस एरिया का प्रयोग करता है मत्स्यों को पकड़ने के लिए, उस एरिया को नाम दिया जाता है जापान सागर वाला क्षेत्र। तो इसके ऊपर बच्चे अब आपको देखने के लिए मिलेगा जापान सागर वाला एरिया, और इसके ऊपर आपको मिलता है अखोटस सागर वाला सेक्शन। तो ये है जापान सागर और ये है अखोटस सागर। तो ये जो जापान सागर और अखोटस सागर हैं ये एक्चुअली जापान के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि भाई रशिया के पास और भी कई विकल्प हैं अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, अपने जनता के पालन पोषण के लिए, परंतु जो जापान है उसके पास नहीं है। तो ये एरिया जो है यहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं आकर मिलती हैं, और इसीलिए ये जो एरिया है ये फिशी हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता है। और इसी एरिया को लेकर रशिया और जापान के मध्य डिस्प्यूट बना रहता है और विवाद बना रहता है, और ये समय समय पर आपको न्यूज में अवश्य देखने के लिए मिलेगा। इवन जितनी देर में हमने ये बात की ना, शॉकिंगली यहाँ पर एक आध भूकंप आ गया होगा, यानी कि छोटा मोटा। ये ऐसा कहा जाता है कि लगभग 40 से ज्यादा भूकंप आते हैं दिन में। ये केवल एक कहावत भी हो सकती है, सच भी हो सकता है। ना ही मैं जापान गया हूँ, ना ही शायद आप लोग गए होंगे। तो याद रखिएगा कि जापान में डेली भूकंप आते हैं, बावजूद यदि आप वहाँ का इंफ्रा देखेंगे, वहाँ की विशेषता देखेंगे, तो शॉकिंगली ये बहुत ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है। बात समझ में आई? तो असल में याद रखिएगा कि ये है जापान के बारे में, और जापान के आसपास जो कुछ लोकल सीज हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। हाँ, कुछ और कॉन्सेप्ट यदि यहाँ पर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं कि भाई इसी को उगते सूरज का देश भी कहा जाता है। कारण क्या है कि असल में ये सबसे ईस्टर्न में है, यानी कि ईस्टर्न मोस्ट ये नेशन की कैटेगरी में आता है। तो उगते सूरज का देश भी इसी को नाम दिया जाता है, यानी कि यहाँ का समय आपको सबसे ज़्यादा आगे देखने के लिए मिलेगा। अब नो डाउट कि भाई जापान के सिमिलरली यहाँ पर जो एरिया होंगे उन सभी को ही उगते सूरज का क्षेत्र नाम दिया जाएगा, परंतु देश की यदि बात करेंगे तो ये जापान आएगा। ठीक है, तो ये था साउथ ईस्ट एशिया और साथ में उसके ऊपर के पोर्शन के बारे में डिस्कशन, यानी कि अभी जो हमने कवर किया है ये इतना एरिया कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में ये वाला एरिया कवर करेंगे, फिर ये वाला एरिया कवर करेंगे, और आफ्टर दैट ये वाला, यानी कि ये पूरा सेक्शन हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको पार्ट 2 देखना होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो भाई, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपना रिस्पेक्टिव कमेंट मुझे दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करके जरूर जाइएगा। ठीक है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, और साथ ही साथ इसको शेयर भी जरूर करिएगा, शेयर भी मुझे मोटिवेट करेगा, और नेक्स्ट वीडियो को यानी कि इसका पार्ट 2 बनाने के लिए भी मुझे मोटिवेट करेगा।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट जर्नी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।